संगवारी हो, राम राम, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। मोर नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। और भैया आज 2 सितंबर है, 2 सितंबर के समाचार लेकर के आप मन के आगू हाजिर हुए हैं। समाचार में चर्चा करबो और कुछ और चर्चा भी करना है, एक भाई इंतजार करा। चला पहले समाचार में आता हूँ, हिंदी में आता हूँ, शुरू करता हूँ। जीएसटी संग्रहण का आंकड़ा अभी हाल फिलहाल में जारी हुआ है, जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष को कंपेयर करके बताया गया है कि पिछले साल अगस्त की स्थिति में हम जीएसटी संग्रहण में किस स्थान पर थे और अभी यानी साल 2020 में हम जीएसटी संग्रहण में किस स्थान पर हैं। और बड़ी सुखद आश्चर्य की बात है कि हमारा प्रदेश, हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश जीएसटी संग्रहण के मामले में बाकी बड़े राज्यों से भी कहीं आगे दिखाई दे रहा है। तीसरे नंबर पर खड़ा हुआ है छत्तीसगढ़ जीएसटी संग्रहण के मामले में। रायपुर पूरे देश में 3rd स्थान पर चुना गया है 6% की आश्चर्यचकित कर देने वाली वृद्धि के साथ। तो 6% की ग्रोथ जीएसटी में। और ये आंकड़े आप थोड़ा अगर आप चाहें तो याद कर सकते हैं, 1994 करोड़ ये जीएसटी संग्रहण का आंकड़ा है, जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले 6% की अधिकता पर है, यानी हम तीसरे नंबर पर हैं। तो मन में सवाल आता है ना कि पहला कौन है और दूसरा कौन है। अब यह भी आश्चर्यचकित करने वाला है कि पहले स्थान पर जम्मू कश्मीर है, जहां जीएसटी आंकड़े में 8% की वृद्धि दर्ज की गई है। दूसरे पर उत्तराखंड है, जहां 7% की वृद्धि दर्ज की गई है। अब मैं जम्मू कश्मीर के आश्चर्य को यहां पर समाप्त भी कर देता हूं। जम्मू कश्मीर उन राज्यों में था जहां जीएसटी संग्रहण पहले बहुत नीचे की तरफ था। जाहिर सी बात है भाई कि वो 370 हटाए जाने से पहले की स्थिति भी काउंट हुई है। अब वो सारा कुछ जो कि 1 साल के दौरान बदला, वो जो चेंज आए जम्मू कश्मीर में, जितनी भी तरह की कंपनी निवेश करने के लिए पहुंच रही है या इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होने का प्रयास हो रहा है, जीएसटी संग्रहण तो बढ़ना था। इसलिए उस आश्चर्यचकित कर देने वाली वृद्धि से इतना भी आश्चर्यचकित ना हो। हाँ, हमारे प्रदेश का 6% का ग्रोथ याद रखना है। अब बात करते हैं दूसरे समाचार पर। तो एक समाचार है, छत्तीसगढ़ राज्य का राजभवन बनने वाला है। राजभवन राजाओं महाराजाओं का होता था, हमारे यहाँ भी बनेगा। नया रायपुर में बन रहा है सेक्टर 24। सेक्टर 24 वो जगह है जहां मुख्यमंत्री का निवास स्थान भी होता है। उसी के आसपास इस भवन को भी बनाया जा रहा है, जो कि बहुत हाईटेक होगा, बड़ा समृद्धशाली होगा और बिल्कुल जैसे पुराने समय राजाओं के महल होते थे उस तरह का बनाया जाएगा। 100 करोड़ रुपए की लागत भी आ रही है भाई, नौकरी नहीं निकालेंगे, 100 करोड़ की लागत से राजभवन बनाएंगे। तो 12.60 एकड़ भूमि पर यह बनेगा, जिसका खास आकर्षण होगा ये हॉल। 375 लोगों की क्षमता के साथ बैठ सकने वाला हॉल। इसके अलावा बंगले भी बनाए जाएंगे, स्वीट भी बनाया जाएगा भाई। स्वीट यानी वो होटल नुमा कमरा जो बड़ा आरामदायक होता है, वो सब तैयार होगा। 100 करोड़ रुपए की लागत भी लगेगी। ये पैसा आपके और हमारे जेबों से ही जाएगा, ठीक है। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। लेकिन आप और हम जीके याद करना है, तो जीके में तो ये याद रखेंगे नया राजभवन कहाँ बन रहा है, सेक्टर 24। ये काम की चीज थी बस। अच्छा, अब इससे याद आ गया, मुझे याद ही आया कि हम एक आंदोलन चला रहे हैं। कौन सा आंदोलन? हम आंदोलन चला रहे हैं नौकरी क्यों नहीं है ये सवाल पूछने का। स्टूडेंट बड़ी संख्या में फेसबुक में, ट्विटर में, व्हाट्सएप में सक्रिय हुए हैं और हर जगह ये ट्रेंड करा रहे हैं, हैशटैग क्यों नहीं है नौकरी टाइप वाला, या जो रेलवे या एसएससी के भर्ती का क्या हुआ, ये ट्रेंड करा रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, ट्रेंड कराइए, लेकिन मैं कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि आप पुराने तरीकों की तरफ भी आए। पुराने तरीके यानी पत्र लिखने का तरीका। आप लिखें पत्र अपने मुख्यमंत्री को अपने राज्य की नौकरियों के बारे में अवगत कराते हुए। आप लिखें पत्र अपने प्रधानमंत्री को अपने देश के नौकरियों के हालात के प्रति अवगत कराते हुए। ये पत्र बार बार लिखें। पुराने पत्र का जवाब ना आने पर उसकी फोटोकॉपी रखें और उसको फिर अटैच करके भेजें। इस तरह से एक पुलिंदा बन जाएगा उनके पास। विभाग को भी जानने दीजिए, परेशान होने दीजिए कि यहाँ का छात्र लगातार पत्र लिखता है। और एक छात्र ना लिखे, हर कोई लिखे ना, तब ये बात असर। अच्छा, इसमें से कुछ लोग मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि पत्र कैसे लिखा जाता है। भाई साहब, आप ग्रेजुएट हो गए, आपने इतने दिन पढ़ाई लिखाई कर ली, और अगर आप ऐसे सवाल पूछेंगे कि पत्र लिखा कैसे जाता है, तो ये बहुत दुखद है। तो पत्र लिखने की जरूरत और जहमत खुद उठाएं। हाँ, मदद चाहिए शब्दों को लेकर, मदद चाहिए जानकारी को लेकर, तो मैं आपके पास मौजूद हूँ। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। और ये मत कहिए कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके साथ ही खड़ा हूँ, क्योंकि आप रोजगार पर जाएंगे ना, तो मुझसे ज़्यादा खुश और कोई नहीं होगा। तो मैं अपनी बात रख चुका हूँ और अब आगे बढ़ता हूँ। तो फिर हमारे पास है तीसरा एक जगह, वड्रफ नगर केनापारा नाम की जगह। वड्रफ नगर ब्लॉक के भीतर आता है केनापारा। यहाँ एक बच्चे की मौत हो गई, लगभग 2 साल का ये बच्चा था। मौत हो गई ये बड़ी बात नहीं, मौत तो बहुत लोगों की होती है। मौत कुपोषण से हुई है, वो भी तब जब हमारा देश मना रहा है राष्ट्रीय पोषण माह।
हमारे राज्य में भी इसे इस पूरे माह 1 सितंबर से लेकर सितंबर के आखिरी दिन तक सेलिब्रेट किया जा रहा है। और इस बीच यदि कुपोषण से एक मौत की खबर आती है तो ये सोचने वाली बात हो जाती है, चिंताजनक बात हो जाती है। शायद ये समाचार ना पूछे क्योंकि राज्य सरकार अपनी खामी छुपाती है, लेकिन आप और हमें अपने राज्य को जानना भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ करंट अफेयर्स के नजरिए से राज्य को देखें। तो इस खबर को आप ध्यान में रखेंगे। कोड़कू बस्ती का वो बच्चा था जिसमें बिफन राव नाम के नाना जी थे उनके, और उनका राशन कार्ड ना हो पाने के कारण अनाज नहीं मिल सका और इस बच्चे की मौत हो गई। कारण कितना सिंपल है, लेकिन इसका जो नतीजा निकला वो दुखद है। हम इतने संज्ञा शून्य हो चुके हैं, इतने भाव शून्य हो चुके हैं कि कुछ भी नहीं करना चाहते। आगे बढ़ते हैं अगले समाचार पर, जो कि हम करते आए हैं। इसके बाद अगला जो समाचार है वो 10,000 अतिरिक्त बेड की आवश्यकताओं से रिलेटेड है। छत्तीसगढ़ राज्य कोविड-19 की समस्या से जूझता हुआ अब फाइनल की तरफ पहुंच रहा है, यानी भारत के उन राज्यों की तरफ बढ़ रखा है जहां कोविड-19 की समस्या बहुत बढ़ गई। और ऐसी स्थिति में जितनी तेजी से हमारे यहाँ मरीज मिल रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है कि 10,000 अतिरिक्त बेड की आवश्यकता पड़ने वाली है। इसकी व्यवस्था की जाएगी, ऐसा राज्य सरकार ने कल अनाउंस किया है। वैसे एक जानकारी आपको साथ साथ दे देता हूं। अगर छत्तीसगढ़ के सभी सरकारी हॉस्पिटल, निजी हॉस्पिटल सबको मिला भी लिया जाए तो 11,540 बेड करीब होते हैं, जो कि जिस तरह से मरीज मिल रहे हैं उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो भाई होम आइसोलेशन भी चल रहा है, बाकी सब भी चल रहा है, उसके बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज पर। हसदेव बांगो जल विद्युत गृह पे बात करते हैं, और ये समाचार आपके पीएससी के नजरिए से, व्यापम के नजरिए से बहुत काम का है, ध्यान दीजिएगा। हसदेव बांगो जल विद्युत परियोजना या हाइड्रल पावर जिसे कहते हैं, उसने अभी एक रिकॉर्ड कायम किया है। रिकॉर्ड इस माह में विद्युत उत्पादन का है। एक माह के भीतर सबसे अधिक विद्युत उत्पादन का रिकॉर्ड दर्ज हुआ है, 87.743 मिलियन यूनिट। ये आंकड़े आपको याद करने पड़ेंगे। 87.743 मिलियन यूनिट प्रोडक्शन किया है जल विद्युत का, और ये अपने आप में उपलब्धि है। पिछले 25 सालों से ऐसा बड़ा उत्पादन जो है, या इतने बड़े स्तर पर उत्पादन नहीं हुआ था इस जगह पर, तो ये ध्यान रखने की बात है। साथ ही साथ अगर देखें तो एक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर होता है, यानी आपके पास जो संसाधन है उनका कितना बेहतर यूज किया गया, इसका एक फैक्टर निकाला जाता है। जैसे ये प्लांट की अपनी भाषा है या उनकी अपनी टर्मोलॉजी जिसको कहते हैं वो है, और उसमें 98.278 यानी नियर एफिशिएंट, 100% एफिशिएंट कहते हैं ना, नियर एफिशिएंट पहुंचते हुए दिखाई दे रहा है ये जो संस्थान है हसदेव बांगो जल विद्युत गृह। अब इसके बारे में और भी जानकारी जान लेते हैं। हसदेव बांगो जल विद्युत गृह जो है उसकी स्थापना अगर देखें तो उसकी स्थापना हुई थी 1994-95 के दौरान, और जहां 40 मेगावाट 40 मेगावाट 40 मेगावाट की 3 यूनिट लगी हुई थी, यानी टोटल 120 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन की क्षमता के साथ ये हमारे प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का सबसे अधिक जल विद्युत क्षमता उत्पादन वाला केंद्र है, और अभी अच्छा कार्य भी कर रहा है। हालांकि इसमें श्रेय इतनी बारिश और बाढ़ जैसे हालात का तो देखा, बाढ़ एक जगह संकट है तो किसी के लिए वरदान भी है। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज पर आए और चर्चा करते हैं बूढ़ा तालाब पे। तो ना कुछ दिनों से बूढ़ा तालाब चर्चा से बाहर ही नहीं जाना चाह रहा है, हर दिन समाचार पे बना रहता है। अभी क्या हो रहा है, बूढ़ा तालाब में अनाउंसमेंट की गई है छत्तीसगढ़ राज्य का फर्स्ट फिश एक्वेरियम बनाने की। तो ये आप देख पा रहे होंगे फिश एक्वेरियम। अब ये क्या होता है, तो यार वो फिल्म देखी थी, बीच में आई थी जिसमें एक डीसी कॉमिक्स का किरदार है एक्वामैन, उसी की बात कर रहा हूँ। तो उसमें आप देखे होंगे एक बड़ा महत्वपूर्ण सीन दिखाया जाता है कि पानी के भीतर सब मौजूद हैं, जलीय जीव सारे क्रिएचर्स लड़ रहे हैं और उनको आप देख पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप भी, क्योंकि 3D थी तो आप भी उस पानी के बीच मौजूद है। बस ऐसी फीलिंग देने वाला एक टनल नुमा जगह बनाया जाएगा, कांच की टनल होगी जिसके दोनों साइड, तीनों साइड जहां आप नजर डालें आप देख पाएंगे जलीय जीवों को बड़े करीब से, फिर चाहे वो मछली हो, फिर चाहे वो ऑक्टोपस हो, फिर चाहे वो स्टारफिश हो। अब ये ऑक्टोपस और स्टारफिश में कहां ले आया भाई, ये तो सॉल्ट वाटर है, तो ये भी बनाया जा रहा है। सॉल्ट वाटर के जो जीव हैं उनके लिए भी सुविधा बनाई जा रही है ताकि वो वहां भी मौजूद रह सके और छत्तीसगढ़ के लोग उनका अवलोकन कर सके, उनको देख सके पास से। ये प्रयास भी किया जा रहा है। तो 10,000 वर्ग फीट पे यह तैयार होगा और इसके लिए टेफल ग्लास का एक गुफा बनाया जाएगा, टनल बनाया जाएगा, जिसमें से आप जा करके ये देख सकेंगे, जिसमें समुद्री जीव भी होंगे। अपने आप में रोचक अनुभव होगा, जब बनेगा तब चलेंगे। अभी आप अगले न्यूज पर चलते हैं। अगला जो न्यूज है वो नर्मदा मंदिर और एक और मंदिर है जिसका नाम है रुखड़ स्वामी मंदिर।
नर्मदा मंदिर, रुखड़ स्वामी मंदिर, ये दोनों मंदिर खैरागढ़ में मौजूद है और खैरागढ़ हिस्सा है राजनांदगांव जिले का। तो भाई क्या चर्चा है? चर्चा ये है कि इसको पर्यटन कॉरिडोर क्यों नहीं बना दिया जाता, ये मांग हुई है। पर्यटन कॉरिडोर यानी पर्यटन का गलियारा, और इसमें बहुत सारे पर्यटन की संभावनाएं हैं जो अपने राज्य में तो है ही, साथ ही साथ पड़ोसी राज्यों के पर्यटक भी आ सकेंगे, ये बात उठाई गई है। कैसे और क्या, थोड़ा सा समझते हैं। नर्मदा मंदिर की अगर बात की जाए तो नर्मदा मंदिर जो है वो काफी प्राचीन मंदिर है माना जाता है, जहां माघी पूर्णिमा पे मेला भी लगता है, 3 दिन का ये मेला होता है। इसके अलावा रुखड़ स्वामी जो मंदिर है, इस परिसर में और बहुत सारे ऐसे देवी देवताओं की मूर्ति है जिनका संबंध हमारे ऐतिहासिक साक्ष्य में उत्खनन में प्राप्त हुई मूर्तियों के साथ जोड़ा जाता है, यानी खुदाई में प्राप्त हुई मूर्तियां हैं, ऐसा माना जाता है। तो पर्यटन का एक बड़ा केंद्र है और कवर्धा मार्ग पर भी स्थित है ये। और अगर देखें तो हम निकटस्थ जो राज्य हैं, मध्य प्रदेश हो गया या महाराष्ट्र हो गया, वहां के पर्यटकों को भी यहाँ खींच सकते हैं। और खैरागढ़ अपने आप में कला और संगीत के लिए तो जाना ही जाता है, विश्वविद्यालय है वो रानी इंदिरा के नाम पर, राजकुमारी इंदिरा के नाम पर, ये तो पता ही है ना आपको। तो भाई मांग हुई है, देखें कब पूरी होती है। अब बात करते हैं श्वेता दुबे की। तो श्वेता दुबे शिक्षिका हैं और अभी जो पढ़ाई तुहर द्वार योजना चल रही है या ऑनलाइन पढ़ाई का जो दौर चल रहा है, उसमें सबसे बेहतर काम करने वाली शिक्षिका साबित हुई है। तो इन्हें सम्मान दिया जाएगा। सम्मान सीएम शिक्षा गौरव अलंकरण पुरस्कार ज्ञानदीप अवार्ड से सम्मानित होंगी। अंडा क्षेत्र की रहने वाली हैं ये, और इन्होंने लगातार ऑनलाइन क्लासेस भी लिए, प्रोजेक्ट वर्क भी दिया और ऑनलाइन पढ़ाई को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के सारे प्रयास किए। ऐसी शिक्षिकाओं की जरूरत है और उम्मीद करते हैं शिक्षक अपने सारे आंदोलन को अपनी जगह करते हुए ये सारा काम भी ईमानदारी से करते रहें। इसके बाद बात करेंगे तीजन बाई जी की। तीजन बाई छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक दूत हैं, ये तो आप जानते हैं, यानी कल्चरल एम्बेसडर हैं भाई, जिनको छत्तीसगढ़ राज्य की संस्कृति का प्रतीक चिन्ह भी मान लिया जाता है। अब वो स्वास्थ्य दूत का भी कार्य करेंगी। स्वास्थ्य दूत कोविड-19 के खिलाफ जागरूकता अभियान में भिलाई स्टील प्लांट जो तीजन बाई को अपना एम्बेसडर भी मानता है या अपना प्रतीक भी मानता है, या तीजन बाई को उन्होंने कार्य पर रखा भी है, और ये भी है कि तीजन बाई उन संस्था के प्रति समर्पित भी हैं। तो भिलाई स्टील प्लांट जो अभी मुहिम चला रहा है कोविड-19 के खिलाफ जागरूकता अभियान, उसकी पोस्टर में तीजन बाई मौजूद होंगी जो ये संदेश देंगी कि कोविड-19 से कैसे सुरक्षा अपनानी है। तीजन बाई का अपना जो इतिहास रहा है, वो जब गाती हैं या बताती हैं तो वो ये भी बताती हैं कि कैसे हैजा बीमारी के कारण उनके परिवार के लोग उनसे छिन गए थे और इसलिए वो महामारी का दुख समझती हैं, इसलिए उन्होंने इस मुहिम में जुड़ना स्वीकार किया है। अब बात करते हैं माझनगढ़ पहाड़ी की। इट्स क्वाइट फनी, बट माझनगढ़ पहाड़ी का नाम निकल करके आ रहा है, तो आप कोंडागांव में है, ये जान लीजिए, और फनी क्या है ये जानते हैं। तो एक बंदा है, उसने फेंसिंग तार लगे हुए थे भाई, और उनको वो चुरा लेकर के अपने मक्के के खेत के चारों तरफ घेरा लगाने लग गया। धीरे धीरे वन विभाग को पता चला कि ऐसा हो रहा है और फिर धरपकड़ की गई। पूछताछ होती है, गांव वाले तो बता ही देते हैं, तो बता दिए और ये बंदा पकड़ में आ गया। तो उसने कहा कि भाई बहुत दिन तक पहाड़ में ऐसी खाली देखता था, तो मेरे को लगा कि मेरे खेत बच जाएंगे, इसलिए मैं तार उखाड़ करके ले आया। फनी था इसलिए क्योंकि वो राज्य के शासन, राज्य की चीजों को अपना समझ करके बस अपने लिए ले आया था। न्यूज़ बनी है, लेकिन पहाड़ का नाम निकल करके आ गया। अब आपको याद रखना है माझनगढ़ पहाड़ी को, तो ध्यान रखें। ये तो हो गया आपका समाचार। अगर अच्छा लगा तो आपको पता है लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों से, ताकि आप और हम, हाँ यार आपके लाइक बहुत कम आते हैं, तो थोड़ा सा कोशिश करें यार, देखें तो एक बस क्लिक तो करना होता है, तो वो कोशिश करें। अच्छा, दूसरी चीज़, आपकी जो मुहिम चल रही है उसमें मैं आपके साथ खड़ा हूँ, इतना आप आश्वस्त रहें, और जो भी बन सकेगा मैं आपकी तरफ से करता रहूँगा। लोगों को जोड़ने के लिए जितनी बातें हो सकेंगी मैं आपसे करता रहूँगा, लेकिन ये निगेटिव और हेट वाली बातें प्लीज़ मुझसे ना किया करें, क्योंकि मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ। मिलते हैं।